15 फरवरी का कंटेंट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने जीरो ड्राफ्ट ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में बात की थी। WHO लेके आ रहा है पैंडेमिक ट्रीटी, जिसमें वो बहुत सारे पैंडेमिक के चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहेगा, और ये चीज़ 2020 में आया जो कोविड का पैंडेमिक था उसके बाद सोची गई थी। एंड कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के 2022 में क्वेश्चन आया था। 2021 में अभी आया था WHO का क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कि पैंडेमिक के दौरान उनकी क्या गाइडलाइंस थी। तो मिलते जुलते क्वेश्चंस आए हैं। ध्यान रखना WHO का 2021 में एक क्वेश्चन और भी आया था विद रिस्पेक्ट टू एयर क्वालिटी, 2020 में आया था WHO का विद रिस्पेक्ट टू पैंडेमिक की गाइडलाइंस। 21 के अंदर WHO का आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स का। 22 के अंदर आया था वैक्सीन का। यूसी ये कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी है पिछले 2-3 सालों के अंदर। तो क्या कुछ प्रिंसिपल से ग्लोबली कॉपरेट करेंगे, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा लगाएंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, बेनिफिट शेयरिंग पे काम करेंगे, जेंडर डिस्पैरिटीज़ को पैंडेमिक के दौरान खत्म करने की कोशिश करेंगे। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क की अगर बात करते हैं तो 196 कंट्रीज़ ने IHR को ज्वाइन किया हुआ है। ये लीगली बाइंडिंग है, ये भी रहेगा, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। चैलेंजेस ये हैं कि लोगों को एक्सेस नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है नहीं। इंडिया के अंदर भी जो होना चाहिए 1:1000 डॉक्टर्स का, लेकिन वो है 1:10,000 का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इंडियन आर्मी ऑपरेशन सद्भावना रन करती है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट अपने कैंप्स लगाती है विमेंस को भी एम्पावरमेंट के लिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि UN की एक स्पेशल एजेंसी है, इसके साथ साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी। उन्होंने रिसेंटली फूड प्राइसेस के इंडेक्स की बात की थी। तो फूड प्राइसेस का इंडेक्स जो था इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर वन, ये 131 पॉइंट तक आ गया था। इससे पहले ये 132.2 तक चल रहा था। थोड़ा सा इंडेक्स नीचे गिर गया है। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस लैब ग्रोन डायमंड्स, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ बजट इसके लिए निकाला था। उन्होंने कहा था कि इंडिया में हम लोग लैब ग्रोन डायमंड्स की स्टार्टिंग करेंगे। तो 2 मेथड से इसको बनाया जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, एंड इसको फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और ट्रांजिस्टर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड लैब में ग्रो करने से एनवायरमेंटल फुटप्रिंट इसका कम हो जाएगा। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर है डायमंड्स का। इंडिया 19% डायमंड का एक्सपोर्ट भी करता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए रिसर्च ग्रांट वगैरह भी प्रोवाइड किया हुआ है, एंड लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी सपोर्ट दिए थे। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथ इज़ नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी। तो किस तरीके से इतिहास में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जजेस वगैरह ने अपनी ओथ वगैरह ली थी, लेकिन उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया था। दे डिड सब्सक्राइब बट दे डिडंट फॉलो द ट्रैक। और उसी को लेकर के अभी रिसेंटली जो विक्टोरिया गौरी वाला जज का जो केस चल रहा था, उसी के जो पिटिशनर थे उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को लेकर के बात की गई थी। मैंने कहा था तीनों नोट डाउन कर लेना, इनको थोड़ा समझ लेना। समझा तो दिया था मैंने, बट स्टिल इतना ज़रूरी भी होता है, आप लोग अपने हिसाब से भी एक बार देखो। तो ये बस क्विकली हो गया रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, मैं एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ। जैसे आज 16 फरवरी है ना, तो टिल 19 तक था ना, 16, 17, 18, 19, 4 दिनों के लिए ना मैं क्या करूँगा, जैसे 16 फरवरी है ना, बट जो न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा ना वो प्रीवियस डे की करवाऊंगा, 15th वाली। रीज़न ये है कि मैंने कल दोपहर में 15 को ये रिकॉर्ड कर लिया था सारा का सारा। 15 का मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है ना, तो मैं इसको इवनिंग तक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसका कारण ये है कि 16 से आई थिंक 20th तक 3-4 दिन ऐसा चलेगा कि मेरे को कुछ काम है अर्ली मॉर्निंग, 4-5 घंटे तक मैं किसी काम में ऑक्यूपाइड रहूँगा, तो मैं न्यूज़पेपर सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो एक बार तो मन में आया था कि यार चलो बंद कर देते हैं 4-5 दिन के लिए, बट लगा कि नहीं, ऐसे डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो बस ये रहेगा कि आज का न्यूज़पेपर कल आएगा, कल का परसों, ऐसे रहेगा। बट कवर सब कुछ होगा, स्किप कुछ भी नहीं होगा, रेगुलर चलता रहेगा। तो ब्रेक आपको मैंने आने नहीं दिया अभी तक, और आगे कोशिश भी ये रहेगी नहीं आने दूंगा। तो बेसिकली हम लोग अभी जो देख रहे हैं राइट नाउ, ये 15th ऑफ फेब का है। आज है 16, तो बस एक दिन का आगे पीछे रहेगा, और अभी आने वाले 3-4 दिन तक मैं उसके बाद दोबारा से फ्रेश वाला अपडेट कर दूंगा। तो हमारे पास ये न्यूज़ है। सबसे पहले, होलसेल इन्फ्लेशन इज़ ईज्ड टू 4.7% इन जनवरी। अभी अपडेट तो आता रहता है, हमें समझना पड़ेगा कि होलसेल इन्फ्लेशन होता क्या है। इसको लेकर के ना 2010 में एक क्वेश्चन आया था, 2020 में भी क्वेश्चन आया था मिलता जुलता। 2010 में आया था, द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज़ अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली एज कम्पेयर टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। द होलसेल प्राइस इंडेक्स गिव्स लेस वेट टू द फूड आर्टिकल्स। तो इसमें आंसर था बी, सेकंड ठीक था। 2020 में जो क्वेश्चन आता है उसमें बात की गई थी, जो वेटेज होता है फूड का इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI does not capture the changes in the prices of services, which CPI does. RBI of India has now adopted WPI as its key measure for inflation and to decide on changing the key policy rates. इसका आंसर था A, 1 and 2 ओनली। देखो, होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है ये हम लोग अभी समझते हैं, पर ये देखो कि 2010 में जो क्वेश्चन आया था उससे उसी टॉपिक पर मिलता जुलता क्वेश्चन 2020 में रहता है। तो प्रोबेबली आप पिछले 20 साल के अगर क्वेश्चन करके जाते हो ना बहुत अच्छे से, उस टॉपिक को देखो, 20 साल पहले वो टॉपिक क्या आया था, उस टॉपिक को अपनी बुक में पढ़ो।
इवन ये एक्सरसाइज जो है ना पूरी की पूरी ऑलमोस्ट 1 महीने में की जा सकती है। 1 महीने में आप पिछले 20 साल के टॉपिक्स को 1 महीना भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, प्रोबेबली 20 दिन के अंदर अंदर ना ये किया जा सकता है, क्योंकि टॉपिक रिपीट होंगे। आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे फंडामेंटल राइट का, आज फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, देखोगे कि थोड़ी देर में फिर फंडामेंटल राइट का टॉपिक आ रहा है, तो आप ऐसे करके ना 20 दिन के अंदर कल में फिर आएगा फंडामेंटल राइट, तो इन जस्ट 20 डेज़ ना आप ऑलमोस्ट कुछ 200 से 300 टॉपिक्स की खुद की लिस्ट बना सकते हो कि ये टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे गए। एंड व्हेन यू कवर दिस टॉपिक्स ना, यू विल सी कि आने वाले एग्जाम के अंदर ना ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस होंगे जो इन 200 से 300 में से कवर हो जाएंगे। आपने वो पढ़े हुए होंगे, आप सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते अलग मैटर होता है, बट वो पढ़े हुए होंगे। ये थोड़ा मेहनत वाला काम होता है, सब तो कर नहीं पाते। मैं भी जैसे बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को मैं बोलूँ कि बैठ के कर, तो उस इंसान को स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डेज़ तो लगे कि वो कर पाएगा, बट उसकी जान निकलती है। तो इफ़ यू कैन डू दिस थिंग, तो आपके सामने एग्जाम्पल है। अब अगर इसको समझ लेते हैं, होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, यानी कि जो गुड्स बेचे जा रहे होते हैं ना बल्क के अंदर, होल सेल में थोक के भाव में जो बेचे जा रहे होते हैं, उनमें प्राइस में क्या बदलाव आ रहा है उसका इंडेक्स बनाया जाता है। कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन के इंडिकेटर के तौर पर इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। इसमें एक मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि जो जनरल पब्लिक होती है ना, वो होल सेल पर नहीं खरीदती। जैसे आप किसी गोदाम से खरीदने नहीं जाओगे, आप तो शॉप से खरीदने जाते हो, तो आपके पास ये होल सेल के प्राइस का इंडेक्स ना आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। इसमें जो बेस ईयर था ना उसको रिवाइज़ किया गया था, पहले 2004 और 5 था, लेकिन हम लोगों ने 2017 में इसका बेस ईयर को अपडेट करके 2011-12 कर दिया था। फिर एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो क्या करता है? वो रिटेल बायर का चेक करता है और इसको रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यानी कि ये डिफरेंस चेक करेगा कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, फूड में, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इंडियन कंज्यूमर उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए परचेज़ कब करता है। तो इसके बहुत सारे सब ग्रुप्स भी होते हैं, इसमें फूड एंड बेवरेजेस होते हैं, फ्यूल होता है, लाइट, हाउसिंग एट्सेट्रा। अब ये एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है सीपीआई, एक एग्रीकल्चर लेबर के लिए, एक रूरल लेबर के लिए, एक रूरल अर्बन कंबाइंड होता है। इनमें से जो पहले 3 है ना उनको कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। ये जो 3 हो गए ना, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और रूरल वाला। चौथे वाला जो होता है उसको एनएसओ कंपाइल करता है, जो कम आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बेस ईयर यहाँ पर 2012 लिया जाता है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक नई सीरीज़ निकाली थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जिसका बेस ईयर था 2016। ये सारे अपडेट्स हैं, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ सकता है। देखो 2020 में आया तो उसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आएगा, 23 में 24 में दोबारा आ सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? WPI क्या कर रहा था? वो थोक के भाव पे कर रहा था होल सेल में, तो यानी कि प्रोड्यूसर जहाँ प्रोड्यूस उसको हो रहा है ना, उस लेवल पर इन्फ्लेशन की महंगाई ऊपर नीचे हो रही, वहाँ ट्रैक कर रहा है। CPI कहाँ पर कैप्चर कर रहा है? कंज्यूमर लेवल पे, यानी कि जब आप शॉप से खरीद रहे होते हैं वहाँ पर। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। WPI ना सर्विसेज को काउंट नहीं करता, लेकिन CPI सर्विस को भी काउंट कर रहा होता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं वहाँ पर हम लोग WPI की वेटेज ज़्यादा रखते हैं, और CPI की वेटेज इन कंपैरिजन टू दिस कम होती है, लेकिन CPI की फूड आइटम्स में वेटेज ज़्यादा होती है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का सिंपल सा अर्थ होता है आपकी जब कीमत बढ़ रही होती है ना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन एवरेज प्राइस चेक करता है मार्केट के अंदर। जो कमोडिटीज़ मतलब होता है वो चीज़ें जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू होती है, उनकी एक पर्टिकुलर टाइम पर उनका प्राइस में कितना बदलाव आया, चेंजेस कितने आए हैं। तो उस इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब क्या? आपके पास 100 रुपये हैं, तो आपकी एक पर्टिकुलर परचेसिंग पावर है, आपकी 90 रुपीज़ आपके पास, तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक आइटम है, जस्ट लाइक एक बैट है, क्रिकेट बैट है, ठीक है, अगर इसकी कीमत 100 रुपये होती है तो आपकी परचेसिंग पावर की लिमिट में है ये। ठीक है, अगर इस बैट की कीमत हो जाती है 200 रुपये, तो आपकी परचेसिंग पावर तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप इसको खरीद नहीं सकते, आपके पास तो 100 रुपये ही थे। और अगर मान लो ये 100 का ही था, लेकिन आपके पास पैसा कम हो गया, आपकी पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम कम होगी, 90 होगी, तो भी आपकी रेंज से बाहर चला गया है। तो परचेसिंग पावर इस तरीके से चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो। तो बस ये था थोड़ा बहुत आप लोगों का दिस होल सेल प्राइस एंड एवरीथिंग। अब और ज़रा मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं एक बार न्यूज़पेपर में और क्या कुछ चल रहा था हमारा। हाँ, यूएस का जो एयरफोर्स था ना, उसका B-1B लैंसर एरो इंडिया में आया था। देखो एरो इंडिया का मतलब ये ना एशिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट का शो होता है, तो इंडिया में कंडक्ट किया जा रहा था। अब उसमें ना कंट्रीज़ के डिफरेंट एयरक्राफ्ट, पहले जब स्टार्टिंग हुई थी ना इसकी, तब बहुत सारे इन्वाइट नहीं किए जाते थे, बट धीरे धीरे इंडिया इसको और एक्सपैंड कर रहा है। और यूएस ने अपने इस बार 2 फाइटर जेट्स भेजे थे। एक तो इसमें F-35 भी आया था, ठीक है, और F-35 जो है ना वो यूएस का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है। हमारे पास इंडिया में जो सबसे बेस्ट फाइटर जेट जो है ना, वो अभी तक सुकोई 30M की आई था। हालांकि कुछ लोग MiG-21 को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे होते हैं उसकी डेवलपमेंट की
ठीक है, कौन सी जनरेशन का है और कितना एडवांस है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया, हालांकि अब तो रफाल भी आ गया हमारे पास, तो रफाल को भी हम लोग कह सकते हैं कि रफाल भी बहुत बेहतरीन है, पर MiG-21 भी काफ़ी एक्टिव था, सुकोई 30 MKI काफ़ी पावरफुल है। तो बट इंडिया ने कोशिश कभी की नहीं है सच कि F-35 को प्रोक्योर करने की, क्योंकि F-35 एक तो महंगा बहुत है, और हाँ, इंडिया का जो ये डिफेंस में ना स्ट्रेंथ है जो है ना हमारी, वो हम लोग प्रेफर ही करते हैं कि सर रफाल हमने फ्रांस से ले लिया, और उसके अलावा हम प्रेफर करते हैं कि सुकोई 30 चलता रहे हमारा रशिया के साथ, एंड सुकोई 30 के और वेरिएशंस आते रहे। तो यूएस के पास F-35 है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड इसमें और अपग्रेड आते रहेंगे। अभी यूएस F-35 पे ना और भी काम कर रहा है। सो फार इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो अब तक का जो बेस्ट फाइटर जेट जो बनाया गया था ना, वो ब्लैक बर्ड था, और ब्लैक बर्ड को ना इन्होंने बहुत पब्लिक यूज़ के लिए रखा नहीं था। ब्लैक बर्ड की बेनिफिट ये था कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कोई मिसाइल उसको अगर ट्रैक करती है ना, मिसाइल को पीछे छोड़ देता था। तो उसका स्पीड का एक इशू था, इशू तो नहीं था, कह सकते हैं कि स्पीड एक चीज़ है उसके अंदर, उसको बहुत कम टेस्ट भी कम किया गया, उसको बहुत रेगुलरली यूज़ भी नहीं करते हैं, और बहुत ही इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब यूएसए को किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करना होगा, है ना, कोई डॉग फाइट करनी होती है, तो दो फाइटर जेट जब आपस में एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करते हैं, उसको डॉग फाइट बोलते हैं। तो इसकी मनूवरिंग को लेकर के ना थोड़ा खतरा होता है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे चलता है ये, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हाई स्पीड पे। अभी जो मूवी आई थी ना टॉप गन, अगर आप लोगों में से किसी ने देखी होगी टॉम क्रूज़ की, तो टॉम क्रूज़ की एक पुरानी मूवी आई थी टॉप गन, एक अभी नई आई थी 2022 में आई थी, आई थिंक वो शायद 22 में 21 में। तो उसमें उन्होंने इसको ब्लैक बर्ड को शायद यूज़ किया था। एक था तो सही फाइटर जेट, आई थिंक वो ब्लैक बर्ड ही था, क्योंकि वो बहुत फास्ट चलता है। तो यूएस ने भी रिसेंटली B-1B लेंसर को भेजा था, जिसको लोग बोन भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द कन्वेंशनल पेलोड कैरी करता है, इसमें गाइडेड और अनगाइडेड वेपन्स होते हैं यूएस के एयरफोर्स के। एंड इन्होंने भी रिसेंटली जो इससे पहले भी ये एरो इंडिया 2021 में भी इंडिया में भेजा गया था। तो ये है B-1B लेंसर, सुपरसोनिक हैवी बॉम्बर है ये बॉम्ब्स वगैरह कैरी करता है दूसरी कंट्री पर अगर बॉम्ब गिराना होता है तो इससे पता ही चलता है कि इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना डिफेंस में, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। यूएस इंडिया के इस तरह के एरो शो के अंदर ऐसे वेपन्स कैरिंग एयरक्राफ्ट वगैरह को भेज रहा है, तो दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत पता चलता है। ध्यान रहे, मैंने कहा था कि पिछले 5 सालों के अंदर IR में जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना यूपीएससी के मेंस में, उसमें कहीं ना कहीं यूएसए का टच जरूर देखने को मिला था। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए को जो भी ऐसे अपडेट्स आ रहे होते हैं ना, उनको कंसिडर जरूर करो। आपको इंडिया यूएसए का कोई टॉपिक आता है ना रिलेशनशिप का, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि यूएस के एयरफोर्स के B-1B लेंसर भी आया था और F-35 भी आया था इंडिया के एरो शो में। देन मूविंग अहेड फर्दर, हाँ हमारे एडिटोरियल के अंदर ये अदानी स्टोरी वाला नहीं पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन डायलेशन वाला भी हमारे काम का नहीं। हालांकि ये इन्फ्लेशन पर है, पर इसमें इतना सारा जो डेटा है ना वो छोटा छोटा, वो एग्जाम में इतना आता नहीं है। आज के लिए हम लोगों ने जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किया, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था, वो हम लोग देख लेंगे। ये वाला भी है पेलियंटोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर है, इसका एग्जाम से बहुत कुछ आपको मिलने वाला नहीं है इसके अंदर, बहुत 1 या 2 लाइन ही थी। तो मुझे लगा 1-2 लाइन के लेकर के ना एक जो नया बिल आ रहा है ना अभी 2022 का, वो कल हम लोगों ने देखा था ना, जो उस बिल के अकॉर्डिंगली डेटा जो आएगा आपके मंथली मैगजीन में वो बेटर होगा। हाँ ये हम लोग कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन लद्दाख वाला फ्रजाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो था ना एजुकेशन मोर देन वेल्थ डिटरमाइंस विमेंस मैरिटल एज, असम का जो इंसिडेंट हुआ था ना अभी रिसेंट चाइल्ड मैरिज का, तो वो मैंने आप लोगों को कवर करा ही दिया था, ये उससे मिलता जुलता था। इसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट दिया तो था अपडेट, लेकिन वो डेटा इतना ज़्यादा डीप था ना, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों ने उस दिन किया था ना असम वाला, वो काफ़ी रहेगा। आप लोग अगर वही कवर कर लेंगे दैट इज़ इनफ। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस में लोग कट करना चाहेंगे, खास करके जो उनके ट्रक्स चलते हैं 2040 तक। तो वो कह रहे हैं कि 90% तक यूरोपियन यूनियन अपने एमिशंस कट कर लेगा नए ट्रक्स में से 2040 तक, ताकि क्लाइमेट चेंज में सपोर्ट दिया जा सके। तो उनका एक टारगेट है नेट जीरो तक जाने का, ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2050 तक। और ये तब हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्री बनाने के लिए 2035 के लिए नई डेडलाइंस क्रिएट की गई थी कुछ 27 नेशनल ब्लॉक के द्वारा लास्ट ईयर। यूरोपियन यूनियन इस पे काम करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन एयर इंडिया ने प्रोक्योर किए हैं प्लेन्स फ्रॉम द फ्रेंच मैन्युफैक्चरर एयरबस। तो 250 के आसपास प्लेन्स एयर इंडिया ने एग्री किया वो एयरबस से परचेज करेगा। उसमें 210 नैरो बॉडी के प्लेन्स है, 40 वाइड बॉडी के एयरक्राफ्ट हैं। और ये एक डील जो है ना, ये बहुत ह्यूज ऑर्डर दिया गया था एयर इंडिया के द्वारा 470 प्लेन्स का। तो इसमें वो लोग 220 प्लेन्स होंगे, वो बॉइंग से आएंगे, एंड क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन है। तो बॉइंग इंडिया का नहीं, फ्रांस का नहीं है, बॉइंग यूएसए का है। तो यूएसए से और फ्रांस से प्लेन्स आने वाले हैं इंडिया में। तो बहुत बड़ी डील है ये, इट्स अ वेरी बिग डील, मेजर है ये चीज़। देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट हो जाता है। एयर इंडिया आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया था, अभी टाटा के पास जा चुका है। एक्चुअल में एयर इंडिया की शुरुआत जब हुई थी ना,
इतिहास में। इसकी शुरुआत भी टाटा ने ही की थी, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है। अब गवर्नमेंट से भी नहीं चली तो वापस से टाटा को ही बेच दिया गया है। तो लेट्स सी हाउ डू दे वर्क ऑन दिस। लेवरेजिंग JNK's लिथियम रिजर्व्स, ये हम लोग कवर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि लिथियम के बारे में हम लोगों ने न्यूज़ तो पढ़ ली थी, बट आज इसमें डिटेल में आया है तो इसमें ज़रूरी देखेंगे हम लोग कुछ ना कुछ। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल लीडरशिप नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मोदी बाइडन हेल द डील बिटवीन एयर इंडिया एंड बोइंग, ये वही था दोनों का, पर मैंने अलग से हाईलाइट कर दी क्योंकि वहाँ पर फ्रांस के बारे में बात की गई थी, यहाँ पर इंडिया ने बाइडन के साथ किया था। देखो ये पुलवामा जो अटैक हुआ था ना, उसमें 4 आर स्टिल एट लार्ज, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने बताया। अब ये थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। डजेंट मैटर अगर आप एग्ज़ाम में कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की या की, बट पुलवामा अटैक के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि 4 मिलिटेंट्स जो कि जैश ए मोहम्मद के हैं, मसूद अजहर, उसका भाई अब्दुल रौफ अजहर, अम्मार अलवी और आशिक नेंगरू, ठीक है, ये सिर्फ जो 19 लोग थे ना जिन्होंने मिलकर के 2019 का पुलवामा अटैक प्लान किया था, उसमें से 4 हैं जो अभी तक फरार हैं, ये पकड़ में नहीं आए हैं। तो साउथ कश्मीर में हुआ था 2019 में, पुलवामा एरिया में अटैक हुआ था जहाँ पर 40 CRF के पर्सनल थे, उनकी डेथ हो गई थी। ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक डेटा था। तो 4th एनिवर्सरी मनाई गई थी ट्यूसडे को, एंड ये हमारे देश के लिए काफ़ी, हम लोग इसको ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट भी करते हैं। इट वॉज रियली वेरी पेनफुल थिंग कि एक गाड़ी के आसपास ऐसा बॉम्ब वगैरह फोड़ा, एवरीवन, ऑल द पीपल इनसाइड दैट डाइड, और ये बहुत ही शॉकिंग था हमारी कंट्री के लिए। कुछ ऑफिशियल फिगर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो जैश ए मोहम्मद है वी वन ऑफ द मोस्ट लीथल ग्रुप्स है देन दी अदर आउटफिट, लाइक लश्कर तैयबा हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि जैश ए मोहम्मद ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पर, और इसकी प्रेजेंस साउथ कश्मीर में पाई जाती है। ये ऑपरेट करता है पुलवामा, अवंतीपुरा, त्राल की जो बेल्ट है ना, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो जितने भी 19 मिलिटेंट्स थे इस अटैक में, उसमें से 8 मारे गए थे, ठीक है, 7 को अरेस्ट किया गया था, और 4 जिसमें से 3 पाकिस्तानी हैं वो अभी भी ज़िंदा है। तो इनको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पकड़ने की, एंड वंस दे आर कॉट इनको सज़ा भी दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने इंडिया के साथ जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेडिकल असिस्टेंस वर्थ 7 करोड़ गिवन टू द क्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। तो टर्की के अंदर जो इतना बड़ा डिज़ास्टर आया था उसके कारण बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था। सो फार इंडिया ने अभी तक 7 करोड़ के आसपास तक का मेडिकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया है। हमारे बहुत सारे ट्रक लोड्स वगैरह रिलीफ मटेरियल हम लोगों ने पहुंचाया था। हमारे असिस्टेंस के लिए ट्रेंड लोग भी गए थे, मेडिकल स्टाफ भी गया था, NDRF की टीम भी गई थी वहाँ पर रिलीफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो और भी चीज़ें जाती रहेंगी, एंड बस ये आपको याद रखना होगा, ये ना IR के टॉपिक के अंदर कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है। तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल कि रिसेंटली टर्की के अंदर एक अर्थक्वेक बहुत सीरियस आया था, बहुत लोगों की जान चली गई थी। तो बेशक हमारे इंडिया के टर्की के रिलेशन ठीक ना रहे हों, लेकिन ऐसे टाइम के ऊपर ना पुराने मैटर्स हटा करके, पॉलिटिकल इशूज हटा करके ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया ने ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने की कोशिश की थी उनको, और वो 7 करोड़ के आसपास तक का। इसमें फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो वो भी रखना, बट आप लिख दो ना मोर देन 7 करोड़ एड वाज प्रोवाइडेड। देन आगे बढ़ते हुए, फिलीपींस समन्स द चाइनीज एनवॉय ओवर द लेजर इंसिडेंट एट सी। अब देखो, आपको ये थोड़ा सा मुझे हल्का सा बताना था बस, साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में पढ़ के रखना, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए टॉपिक क्या है, इवन इफ डायरेक्ट क्वेश्चन डजंट आस्क, इज नॉट आस्क्ड इन फ्यूचर। लेकिन जब आप इंडिया चाइना के बारे में लिखते हो, चाइना की प्रेजेंस इन द पैसिफिक ओशन के बारे में लिखते हो, ठीक है, और चाइना इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है, ये सब कहीं ना कहीं पूरे आंसर में बीच में 1-2 लाइन हम इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस के साथ चाइना का क्या चल रहा है, वो एक 9 डैश लाइन क्या है, या फिलीपींस है या बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या कह रही 9 डैश लाइन को लेकर के, एंड चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसमें, USA का क्या रिस्पॉन्स रहा है, जो स्पार्टले एंड पार्सले और स्पार्टले के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर क्या इशू चल रहा है। अभी रिसेंटली प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, वो जापान के आइलैंड्स वगैरह को लेकर के समथिंग कुछ नाम तो आया था, इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल प्रॉपरली। फिर ये एक चीज़ है, UN ने कुछ कैलकुलेशन किया उनको, ये क्योंकि हमें ये पता लगाना था कि कितने बच्चों की जान चली जा चुकी, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं। तो उनका मोर देन 7 मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस मैसिव अर्थक्वेक। तो UN की जो चिल्ड्रन एजेंसी है ना, यूनिसेफ, उन्होंने बताया था कि अब चिल्ड्रन अफेक्टेड का मतलब होता है कि उनके किसी के माँ बाप गुजर गए, किसी के रिश्तेदार नहीं है, किसी के पास खाने पीने की जगह नहीं है, किसी का स्कूल खत्म हो गया। तो उन्होंने टोटल कैलकुलेशन निकाला कि 70 लाख के आसपास, 7 मिलियन यानी कि 70 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस अर्थक्वेक के कारण अफेक्ट हुआ है, उनको इम्पैक्ट हुआ है। तो इट्स टू बी अंडरस्टूड। अब ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है,
निकी हेली अनाउंसेस 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल बिड। देखो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना राइट नाउ प्रेसिडेंट तो बाइडेन है, ये वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ट्रंप जो थे ना वो रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है जी, रिपब्लिक पार्टी। आई थिंक रिपब्लिक को जीओपी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो पुरानी, जो उनकी सबसे पुरानी पार्टी है ना। इफ़ वो रिपब्लिक है या फिर डेमोक्रेटिक है मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर हाँ रिपब्लिक आई थिंक, हाँ ये बिलोंग्स टू जीओपी। अब ये जो निकी हेली है ना ये भी रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करती हैं एंड ये इससे पहले साउथ कैरोलिना की गवर्नर भी थी, राइट। तो उनके वहाँ पर जो स्टेट का हेड होता है ना वो गवर्नर होता है। अब शी इज़ स्टैंडिंग अप फॉर दिस 2024 में इनका जो इलेक्शन होने वाला है ना, तो यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना उसमें 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बना जाता है और एक पर्सन सिर्फ पूरी लाइफ में 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है इनके यहाँ पर। तो इससे पहले बराक ओबामा जो थे ना, कहते हैं कि ही वाज समबडी, जो कि ही वाज फ्रॉम दिस बाइडेन की पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो वो अपने कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए आए थे, 4 साल और उसके बाद फिर 4 साल। देन ट्रंप केम और ट्रंप की तो हालत ही ख़राब हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट इम्पीच कर दिया गया था। आपको पता है जब ट्रंप ने ऑफिस छोड़ा था ना, तो जो नेक्स्ट जो सक्सीडिंग प्रेसिडेंट थे बाइडेन थे, उनको वेलकम करने के लिए ही डिडंट स्टॉप, वो एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस छोड़ के चले गए थे। जबकि ट्रेडिशन क्या होता है, लाइक जब व्हेन ट्रंप केम तो बराक ओबामा वाज प्रेजेंट देयर, ही वेलकम्ड हिम, ठीक है। एक तमीज़ होती, तरीका होता है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप मतलब नेशनलिस्ट बोलते हैं इनकी पूरी कंट्री में इनको, इवन कंजर्वेटिव पार्टी वाले भी, सॉरी डेमोक्रेटिक पार्टी वाले जो बोलते हैं ना बराक ओबामा की पार्टी के, वो भी उनको बोलते हैं ही इज़ अ वेरी नेशनल स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट। बट वो एटीट्यूड किसी को पसंद में नहीं आया था, फिर इनको बहुत जगह से ब्लॉक कर दिया गया था। सो मेनी थिंग्स हैपेंड। अब निकी हेली इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो उनके वहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के हमारी जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन किए थे, उतने हम बाइडेन के साथ अभी नहीं कर पा रहे हैं। और ये पता कैसे पता चलता है? आप लोग देखते हो ना, नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप की ना बड़ी बनती थी, बहुत हंसते खेलते हुए मिलते थे, दोनों ने इवेंट किए थे वहाँ पर। हाउडी मोदी हुआ था इंडिया में, नमस्ते ट्रंप हुआ था। और बाइडेन के साथ तो नरेंद्र मोदी गले भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन के ना साइन होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड को देख के पता चल जाता है कि मोदी और ट्रंप की से बहुत बनती थी, क्योंकि वो चाहते थे उनके साथ डील करना। ट्रंप वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन इंडिया, चाइना को काउंटर करने के लिए। मोदी एंड बाइडेन की इतनी स्ट्रांग बनती नहीं, मोदी गले मिलते भी नहीं। 2-3 बार ऐसा मौका हुआ है कि बाइडेन हैज़ ट्राइड टू अप्रोच नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, गले लगने के लिए, बट मोदी साहब गले नहीं लगे। तो ये देखना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ जाते हैं। निकी हेली इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि शी सेड आई वाज द प्राउड डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स, नॉट ब्लैक नॉट वाइट, आई वॉज डिफरेंट। ये इंडियन इमिग्रेंट की डॉटर है। राइट नाउ यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ठीक है ना, वो भी इंडियन ओरिजिन की ही है। एवरीवन इज वेटिंग कि यूएस के अंदर कोई फीमेल प्रेसिडेंट कब आएगी, ठीक है। अगर निकी हेली कम्स, ये इससे पहले ना यूएन की एम्बेसडर थी ये यूएस की तरफ से। तो राइट नाउ इनके कंपटीशन के अंदर काफ़ी लोग हैं। एक फ्लोरिडा के गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस हैं, और ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना माइक पेंस, वो भी हैं। लेट्स देखते हैं 2024 में क्या होता है, क्योंकि यूएस का इलेक्शन पूरी कंट्री के लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इंडियन ओरिजिन है और देखते, वी हैव नो आइडिया, लाइक बाइडेन विल डेफिनेटली रन फॉर द सेकंड टर्म, लेकिन इतना तो श्योर है, मतलब ये तो मैं भी कह सकता हूँ जितना मैं न्यूज़ से अपडेट रहता हूँ ना, कि बाइडेन नेक्स्ट टाइम का इलेक्शन तो नहीं जीत सकता। जो हालत इस बंदे ने अफगानिस्तान में की थी, ठीक है, कोविड को भी इसने कुछ खास संभाला नहीं, और कंसिडरिंग उसके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, कभी कभी स्पीच के अंदर ही डजंट रिमेंबर, वो भूल जाता है वो आदमी, और एज को लेकर के ही इज़ नॉट गोइंग टू रन फॉर द सेकंड वन। मे बी माइक पेंस कैन कम, मे बी कमला हैरिस कैन कम, मे बी निकी हेली कैन कम। कमला हैरिस का भी आया तो नहीं है सुनने को, बट निकी हेली के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा होता है जब लोग अपना ऐसा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेटशिप अनाउंस करते हैं ना, तो सारी कंट्रीज, बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं इनको, कौन से कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। ये है इन मीटिंग विद राइसी शी वाज अनस्वेयरिंग सपोर्ट। अब चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि हम लोग सपोर्ट करते हैं पूरा। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को, इनकी बीजिंग में मीटिंग हुई थी। ये मैंने क्यों हाईलाइट किया था ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो यूएस के राइवल्स में कौन कौन आते हैं ना, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये इनके एनिमी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूएस के। हालांकि होता क्या है ना, आपके अपने एनिमी कंट्रीज उनको बनाते हो जिनके साथ आपका वॉर होता है। अब यूएस का ना रशिया के साथ तो वॉर हुआ है, बट नॉर्थ कोरिया के साथ और चाइना के साथ ना कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ है आज तक। चाइना के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। यूएस का बाकी जगह वॉर हुआ था, वियतनाम वगैरह में हुआ था, ठीक है, जापान वगैरह के साथ हो चुका है, यूरोप के भी साथ कई जगह हो चुका है, ऐसा कई कंट्रीज़ का। बट इट हैज़ नेवर हैपेंड यूएस का विद चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इवन नॉर्थ कोरिया के साथ भी कोई ऐसा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बट आपको देखना पड़ेगा, अब यूएस की ईरान से नहीं बनती इधर, अच्छा यहाँ पे ईरान भी तो था, मैं भूल गया, सॉरी, ईरान को भी नहीं बनती। अब ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो है ना, ये आपस में दोस्ती करना चाहती हैं,
ठीक है। चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर जापान है वो यूएस का फ्रेंड बन जाता है। अब जापान 1945 के हिरोशिमा और नागासाकी का जो अटैक हुआ था ना, उसके बाद से यूएस के सामने झुक गया था और तब से वो झुका ही हुआ है, उठ नहीं पाया है अच्छे से आज तक भी। तो जापान को यूएस सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, डिफेंस में बहुत सारा पैसा देता है। यूएस वहाँ पर साउथ कोरिया को भी सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की नहीं बनती, चाइना की जापान की नहीं बनती, रशिया जापान की नहीं बनती है, यूएस जापान की बनती है, ठीक है। ईरान की भी अब नहीं बनती थी, यूएस के साथ बिगड़ती जा रही है वो न्यूक्लियर डील को लेकर के। अब तो ईरान क्या कर रहा है, रशिया से दोस्ती बना के रखता है, चाइना के साथ दोस्ती बना के रखता है, ठीक है। ईरान की और इंडिया की भी खास नहीं बनती है, क्योंकि ईरान को लगता है कि यार यूएस जो है इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है, इंडिया यूएस की बहुत सुनता है। तो बस ये थोड़ा बहुत ना याद रखो। अच्छा, शिया सुन्नी वाला भी याद रखो, ठीक है। शिया सुन्नी दो मुस्लिम्स होते हैं ना, तो ईरान के अंदर शियाज हैं, ऑलराइट, और सऊदी अरेबिया के अंदर सुन्नीज हैं। फिर यहाँ पर हमारा इस मैप में इजराइल भी आ जाता है, ठीक है। तो इजराइल की भी नहीं बनती इन कंट्रीज़ के साथ में। ये कुछ बातें हैं ध्यान रखने की। इजराइल की ना ईरान के साथ नहीं बनती ज़्यादातर, तो मेजरली तो दुश्मन है आपस में। अब ये जो एयर वो बलून वाला हुआ था ना इंसिडेंट, तो बीजिंग चाइना कह रहा है यूएस को कि आप इन्वेस्टिगेट करो बलून्स वगैरह को, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है। एयर स्पेस में किस तरीके से इनकर्जन वगैरह होते हैं। एक न्यूज़ और आ रही है यूएस को लेकर के कि पता चल रहा है कि यूएस ने अपना एक कोई मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर छुपाया था वर्ल्ड से। लेट्स सी उसमें क्या निकल के आता है। ताइवान कह रहा है कि वो भी इस तरह के स्पाई बैलून्स को शूट करेगा। आप देखो यूएस ने ना एक एग्जांपल सेटअप कर दिया, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़। यूएस ने चाइना के बलून को शूट करके ना पूरे वर्ल्ड के सामने एग्जांपल दे दिया कि ऐसी कोई भी घटना चाइना करे, कोई और कंट्री करे ना, इमीडिएटली शूट इट डाउन। तो ताइवान को भी हिम्मत आ गई है कि अगर इसके बाद हमें कोई बलून दिखाई देगा हम भी शूट डाउन कर देंगे। ये सपोर्ट मिल गया ना, यूएस ने एक बड़ा स्टेप ले लिया। वंस इट हैज़ टेकन द स्टेप, तो इट हैज़ ओपन द फ्लड गेट्स फॉर चाइना। चाइना इसलिए बहुत घबरा रहा था कि शूट डाउन अगर एक बार कर दिया ना, फिर इंडिया भी करेगा, जापान भी करेगा और सारी कंट्रीज़ करेंगे। तो बस इस तरीके से था। ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थे, काफ़ी देर हो गई लगता है। देखते हैं लेवरेजिंग JNK's लिथियम रिजर्व्स। अब क्या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कि जो लिथियम का हम लोगों को स्टोर मिला था, एक तरीके से कह सकते हैं 5.9 बिलियन टन्स का, उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके एनवायरमेंटल कंसर्न क्या हो सकते हैं, सबको जानने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू गो वर्ड टू वर्ड, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलने वाली है हमें। तो अभी तक की कहानी क्या थी। अच्छा, पहले किसने लिखा है, प्रकाश काशवन और धनश्री जयराम ने लिखा है। कौन है ये लोग। सो प्रकाश काशवन जी एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट ब्रांडेज यूनिवर्सिटी USA। धनश्री जयराम इज PhD इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटका। तो दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया है इसमें, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो लिथियम मिला है इसमें खुशी मनाने की है या नहीं है। तो 5.9 मिलियन टन्स के इन्फर्ड रिसोर्सेज मिले थे। इन्फर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये मतलब होता है ये अपनी प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन स्टेज पर चल रहे हैं, यानी कि 4 स्टेप का एक प्रोसेस होता है, उसमें से जो सेकंड स्टेप होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेशन स्टेज। और किससे पता चलता है 4 स्टेप होते हैं, हमारा 1957 का माइंस एंड मिनरल्स का डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट है, उसमें 4 स्टेप्स बताए गए थे। उसके अकॉर्डिंगली ये राइट नाउ हमारे सेकंड स्टेप पर है। कहाँ मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सलाल हेमना का एरिया है। किसको मिले हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिले हैं। तो इंडिया का जो एम है ना, हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहते हैं, उसमें ये गेम चेंजर के तौर पर साबित होंगे, हमारी कहानी बदल के रख देंगे। क्या सिग्निफिकेंस है, लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और ये सब हमारी क्रूशल हैं हमारी ग्रीन इकोनॉमी के लिए। अब देखो ग्रीन कलर में मैंने आपको बोला डेटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड बैंक एक स्टडी बताती है कि जो क्रिटिकल मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनका 2050 तक जो अभी राइट नाउ जितना यूज़ कर रहे हैं उससे 500% तक ऊपर चला जाएगा ये। और जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो 2030 तक बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 823 बिलियन तक चला जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो सब लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना। तो उन्होंने कहा था कि इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है ना 2021 से 2030 तक वो 18.2% जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर ही 23.7% तक चले जाने वाला है, और इंडिया इस क्रिटिकल मिनरल को सब सिक्योर करना चाहता है। क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं, देखो ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो ना आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह में इस्तेमाल की जाते हैं। इसमें लिथियम भी होगा क्योंकि बैटरीज में इस्तेमाल होता है। नाउ डेज एवरीवन वांट टू रन सो मेनी थिंग्स ऑन बैटरीज। आजकल कार्स बैटरीज पे चल रही हैं, वो बैटरी वाली बाइक्स आ चुकी हैं, साइकिल्स आ चुकी हैं, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। इंडिया एज ऑफ नाउ इंपोर्ट करता है बहुत सारा लिथियम ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से, और 70% जो हमारी लिथियम आयन सेल की रिक्वायरमेंट आती है वो आती है चाइना से, हांगकॉन्ग से। और लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर में हमको जो
मिला है राइट नाउ रिजर्व, ये हमारी खुद की कंट्री की, हम अपनी कंट्री में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो जो साइज़ मिला है ना हमको इन मिनरल रिजर्व्स का, इनको हमें फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड हो सकता है इसकी स्टॉक पाइलिंग में इंडिया इन रिलेशन टू चाइना इसको जंप करके आगे चला जाए। तो जम्मू कश्मीर के जो रिजर्व्स होंगे उससे इंडियन गवर्नमेंट का जो एक एम्बिशियस प्लान है ना कि हम लोग प्राइवेट कार्स के अंदर 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहते हैं 2030 तक, और जो हमारे 80% टू व्हीलर और 3 व्हीलर होते हैं ना वो भी हो जाना चाहिए सारे के सारे 2030 तक इलेक्ट्रिक, उसमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो हमारा नेशनल मिशन है ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी का, बैटरी स्टोरेज का, उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो इसके कुछ जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न हैं क्या? देखो जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं ना इसके अंदर ना बहुत सारे जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न होते हैं। आज की डेट में हम सब चाहते हैं नेट ज़ीरो कार्बन एनर्जी सिस्टम के ऊपर काम करना, ठीक है। तो कंट्रीज़ ना बहुत सारी अपनी डिपेंडेंसीज को अवॉइड करना चाहती हैं क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, खास करके वो जो नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हमारा ऑयल एंड गैस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना वो भी खत्म हो जाए। फिर कंट्रीज़ की ना बहुत सारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है लिथियम के लिए एंड बाकी कुछ क्रूशियल मटेरियल्स के लिए। तो चाइना अपने आप को इस मामले में एनर्जी सिक्योरिटी का बादशाह समझता है, क्योंकि चाइना कंट्रोल करता है 77% ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, ऑलराइट। और ये वर्ल्ड की जो 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना उसमें से जो 6 हैं वो चाइना में है। होता क्या है, यूएस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इंडिया है ना, ये सारी मेजर इकोनॉमीज अपनी अपनी ऑल्टरनेटिव सप्लाईज का फ़ायदा उठाना चाहती हैं ताकि चाइना का जो जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस है ना इस एरिया में उसको चैलेंज कर सकें फिर, ऑलराइट। जैसे कि जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए ना कैनेडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनी को बोला था कि वो अब कनाडा की लिथियम माइनिंग कंपनीज में से डाइवेस्ट कर लें, पैसा निकाल लें अपना। अब ये जियोपॉलिटिकल राइवलरी बढ़ती जा रही है। चाइना इंडिया के लिए भी काफ़ी बहुत देर तक मतलब एक इंडिया के साथ भी एक राइवलरी एक्सपेंड ही करते जा रहा है। हम लोगों ने रिसेंटली भी देखा था कि चाइना ने किस तरीके से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इश्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे हम लोग रिड्यूस भी करना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट और हमारी इंडस्ट्रीज़ ने रेयर अर्थ मिशन पे काम करने स्टार्ट किया था ताकि हमारी कंट्री का जो क्रिटिकल मिनरल के जो रिजर्व्स है ना उनका हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकें। तो राइट नाउ जो वर्ल्ड की जितने भी रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं ना, तो और अभी जो जम्मू कश्मीर में लिथियम आयन का मिला उससे पहले इंडिया के पास 6% रिजर्व था वर्ल्ड का। अब जो नई डिस्कवरी हुई है इससे हमारी कंट्री की जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी में कुछ बदलाव आएंगे। हालांकि रियासी जो है ना ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के बाकी रीजन की बात करते हैं ना तो उन सब के मुकाबले रियासी काफ़ी स्टेबल सा एरिया है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ना बहुत सारी डोमेस्टिक इंसर्जेंसी, टेररिज्म वगैरह देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है ना अगर उसको हम लोग मीनिंगफुली एंगेज नहीं करेंगे इस लिथियम एक्सट्रैक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर तो मे भी कुछ टेंशन हो सकती है, खास करके सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट के मामले में। तो क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं? लिथियम जो होता है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको जब हार्ड रॉक माइंस से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड जो प्रपोजल डाला भी गया है इन जम्मू एंड कश्मीर उसमें ओपन पिट माइनिंग की जाएगी एंड उसके बाद इसकी रोस्टिंग की जाएगी इसकी और वगैरह की फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते। तो इंडस्ट्रीज़ ने एक एस्टिमेशन लगाया था कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना ऑलमोस्ट 170 क्यूबिक मीटर्स का पानी लगेगा और 15 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। अगर हम लोग 1 टन ऑफ लिथियम निकालते हैं तो उसमें 1 टन में कितना हो रहा है 170 क्यूबिक मीटर्स पानी निकल रहा है और 15 टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होगा 1 टन लिथियम निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ओपन पिट माइनिंग, रिफाइनिंग और वेस्ट डिस्पोजल जो होगा ना इस प्रोसेस से वो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेगा, डिप्लीट करेगा, उसमें हमारे वाटरवेज को कंटेमिनेट करेगा, ग्राउंड वाटर को भी नुकसान पहुंचाएगा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्होंने कहा जो जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है ना इस माइनिंग का जम्मू एंड कश्मीर में वो थोड़ा सा अलग है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के पास लार्जेस्ट लिथियम का स्टॉक है इन द प्रेजेंस ऑफ हार्ड रॉक माइंस। अब प्रॉब्लम ये ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना जो लिथियम बियरिंग जो पैग्मेटाइट है ना डिपॉजिट्स वो बहुत पुराने हैं, एंशियंट हैं। कहाँ पर? पिलबरा में है, यिलगान में है। वहाँ पर कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं, वो बहुत स्टेबल हैं क्योंकि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स से वहाँ पे है। इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है, जो हिमालयन रीजन है, ये यंगेस्ट माउंटेन है, तो ये अभी अनस्टेबल है। और एग्जाम्पल हम लोगों ने देख ही लिया था जोशीमठ के अंदर भी, वहाँ पर थोड़ी हल्की सी अगर मूवमेंट होती है तो किस तरीके से क्रैक पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर लैंड की सिंकिंग होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। अभी चेनाब वैली के अंदर जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी रिपोर्ट्स आई थी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो रियासी का जो एरिया है ना उससे भी एक्सटेंड होते हैं, वहाँ तक भी जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं डेंसली पॉपुलेटेड कंटेक्स्ट की इंडिया के मामले में तो सोशल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं साउथ अमेरिका से तो इंडिया में नुकसान ज़्यादा होगा। देन क्वेश्चन है हम लोग साउथ अमेरिका से क्या सीख सकते हैं यहाँ पर।
तो इंडिया अपनी इस नई जर्नी की शुरुआत करना चाह रहा है, लेकिन साउथ अमेरिकन कंट्री से हम लोग सीख सकते हैं। अब साउथ अमेरिका के अंदर ना एक ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली का ट्रायंगल बनता है, उसको हम लोग लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड का ऑलमोस्ट रफली हाफ लिथियम पाया जाता है। बोलिविया और चिली के अंदर जो लिथियम एक्सट्रैक्शन होता है ना, या तो वो होता है गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर उसमें माइनिंग कंपनीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं गवर्नमेंट की कंपनीज के साथ में। हुआ ये ना, अप्रैल 2022 के अंदर जो मैक्सिकन लॉ मेकर्स थे ना, उन्होंने कुछ बदलाव किए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग एक स्टेट के द्वारा एक स्टेट ओन एंटिटी बनाएंगे जो एक्सट्रैक्ट करेगी, प्रोसेसिंग करेगी, सेलिंग करेगी लिथियम का, एंड जो भी डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था ना, उन सबको हम लोग आउटलो कर देंगे। इसके बावजूद भी जो लिथियम माइनिंग थे ना, उसके बहुत सारे सोशल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस थे इस रीजन के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि टेस्टिंग इट्स लॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस पीपल्स, अपने लोगों को आगे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह के रिफॉर्म्स लेके आए थे। 2019 में चिली का जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन था ना, उसने $25 मिलियन के आसपास अप्रूव किए थे, जो कि SQM के लिए, वहाँ के एक जो लिथियम के माइनर है SQM, तो उन्होंने कहा था कि उनको इतने पैसे चार्ज किए गए थे क्योंकि उन्होंने ओवर ड्रॉ किया था लिथियम का जो एरिया, लिथियम को ना बहुत ज़्यादा निकाल लिया था, जितना कि परमिटेड भी नहीं था। वहाँ पर एक एरिया है सलार डे एटाकामा सॉल्ट फ्लैट, एटाकामा वहाँ पर डेजर्ट है चिली के अंदर एक्चुअली। तो कंपनी जो थी अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी, तो उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स भी किया था। सितंबर 2021 के अंदर जो एटाकामा इंडिजिनस काउंसिल थे, उन्होंने अपील की थी रेगुलेटर्स को कि देयर विल बी कांस्टेंट डेंजर, एंड उन्होंने टेम्परेरी सस्पेंड किया था SQM के एनवायरमेंटल अप्रूवल्स को भी। तो ये सब हुआ है, ओवर एक्सट्रैक्शन की गई है, कंपनीज वगैरह के ऊपर फाइन्स लगे हैं, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए गए थे, सब साउथ अमेरिका में हुआ था। अब करना क्या है, इंडिजिनियस रेजिस्टेंस चाहिए होगा, इंक्रीज अवेयरनेस चाहिए हमें, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर लिथियम की माइनिंग करते हैं तो। एंड इस कारण से हुआ क्या था ना, मर्सिडीज़ बेंज, आप लोग जानते हैं मर्सिडीज़ की कार वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कार्स होती हैं। फॉक्सवैगन बोलते हैं इसको, लिखते V है पर बोलते फॉक्स है, F को। तो मर्सिडीज़ और फॉक्सवैगन ने क्या किया था ना, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो इन कंपनी ने ना कुछ स्टेप्स लिए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो लिथियम की माइनिंग जहाँ पर कम से कम सोशियो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है ना, वहाँ पर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिए थे। तो अब ये ना मैंने ग्रीन में क्यों लिखा, एनवायरनमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा ना, ऐसे इंटरनेशनल एग्जाम्पल दो आप कि देखो मर्सिडीज़ बेंज ने, फॉक्सवैगन ने अपने ऐसी जगह पर माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए जहाँ पर कम इम्पैक्ट होगा। तो ये एक सोशल कॉज होता है। ये कंपनीज जो होती हैं वो सारी की सारी कंजम्पशन में और एक्सप्लोटेशन में बिलीव नहीं करती। देयर आर फ्यू कंपनीज जो वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए काम करती हैं। तो ऐसे कंपैरिजंस हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं, इंटररिलीजियस डिफरेंसेस आ सकते हैं, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या सेफगार्ड्स लेने की ज़रूरत है इंडिया की माइनिंग सेक्टर को। जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे ना जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि लिथियम के एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोगों को लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनकी जॉब्स वगैरह पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन माइन डेवलपमेंट आसानी से कम कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जो होगा ना, वो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगा, खास करके एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री पे। तो उन्होंने कहा, एक बात बताई गई थी कि किसी भी माइनिंग के ना लोकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखो आप किसी एरिया में माइनिंग करते हो तो वहाँ की ज़मीन वगैरह का नुकसान होता है, वहाँ पे लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। 2015 के अंदर ना लोकसभा ने ना 1957 वाले एक्ट को ना अमेंड किया था, और उस अमेंड करके ना उन्होंने बनाया था DMF, एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई गई थी। DMF क्या है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी बॉडी थी, एक ट्रस्ट था बेसिकली। तो ऐसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिसके ऊपर माइनिंग के द्वारा कोई इम्पैक्ट पड़ता होगा ना, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये। तो कोई ऐसा एरिया जो अफेक्ट होता है माइनिंग के कारण, उन सब के लोगों को कुछ ना कुछ जो भी नुकसान हुआ था उस समय सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्रैक्टिस से अगर देखते हैं तो DMF जो थे ना, एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का एरिया बन चुके हैं। इसमें कोई मीनिंगफुल पब्लिक पार्टिसिपेशन होता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। अब देखो एक और एग्जाम्पल, केस स्टडी दी गई है। ये सब केस स्टडीज़ वगैरह हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए ना, ये सब नोट डाउन करने की चीज़ें होती हैं, तभी मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है। तो ब्लू और ग्रीन वाले डेटा को ना एक बार लास्ट में देख लिया करो, इसमें से नोट डाउन करने का आपको क्या अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ ना, तो थोड़ा बस उसको फॉलो कर लिया करो, कभी जीवन में याद करोगे कि हाँ ये चीज़ लिखी थी तो फ़ायदा हो गया। चलो, कैग ने, अब कैग पता है सिंगल मेंबर बॉडी है इंडिया की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उन्होंने मई 2022 में, देखो ऑलमोस्ट एक साल पहले, उन्होंने ये नोट डाउन किया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और जो बोकारो, धनबाद और रांची के थे ना, दे हैव इनकर्ड एन एक्सपेंस। उन्होंने 1568 करोड़ का खर्चा किया था फ्रॉम DMF फंड्स, और उन्होंने वो एरियाज भी आइडेंटिफाई नहीं किए थे जहाँ पर मोस्टली लोग अफेक्ट हुए थे। तो देखो कैग ने
प्रॉब्लम निकाल दी ना मिसयूज़ ऑफ फंड्स की। आपको कोई टॉपिक आ रहा है, GS2 में आ रहा है, GS4 में आ रहा है, किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है, उसमें कहीं पर मिसयूज़ ऑफ फंड्स की बात आती है, तो ये वाला एग्जांपल यूज़ कर लो वहाँ पे। यू जस्ट मेंशन दिस वन की केस की कैग की बहुत रिसेंट स्टडी में थी, एंड द मोमेंट एग्जामिनर सीज दिस कि अरे यार देखो उसको कितना लेटेस्ट डेटा पता है, ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है आंसर राइटिंग में, ऐसे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो बस यही था। टू दीज एंड्स अगर हम लोग लग्जरी कंजप्शन को रिड्यूस कर देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारा ये जो एजेंडा है ऑफ जस्ट ट्रांजिशन उसका एक बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो कहानी तो समझ में आ ही गई है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट समझ में आ गए, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए आप लोगों ने, उन्हें अपने अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे पास एडिटोरियल है लद्दाख, अ फ्रेजाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी। ईजी है और छोटा भी है, इसमें कुछ खास टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, तो मैं स्किप नहीं करना चाहता था। अब फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब हिंदी में या इसको आई थिंक स्वायत्तता बोलते हैं शायद, मुझे इसका हिंदी का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे आ रहा है कि स्वायत्तता बोलते हैं इसमें शायद, बट आपको इंग्लिश में पता होगा ना। ऑटोनॉमी मतलब उनको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, लाइक इलेक्शन कमीशन है, बहुत हद तक ऑटोनमस है ना, अपने हिसाब से काम करते हैं, 100% नहीं है लेकिन बहुत हद तक है। अब उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट्स थे ना लद्दाख के, अब लद्दाख के बारे में आप लोगों ने कभी सुना एजिटेशन वगैरह, इतना नहीं सुनते ना, बट रिसेंटली वो जो पीसफुल रेजिडेंट्स थे ना वो एजिटेशन के मोड में आ गए थे, तो वो दिल्ली में गैदर होना चाहते हैं। अब उनकी डिमांड है कि इस एरिया को ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? ताकि उनके डेवलपमेंटल पाथ पे और फर्दर कुछ काम किया जा सके। इनका बहुत ही फ्रेजाइल इकोलॉजिकल और कल्चरल हेरिटेज है, उसको सेफगार्ड करना चाहते हैं। तो हुआ क्या था ना, अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने भी कवर किया था टॉपिक, 26 जनवरी को लद्दाख के जो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट है ना और इन्वेंटर हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने एक फास्ट किया था ओपन सब जीरो टेम्परेचर्स में। अब सोनम वांगचुक अगर आपको नहीं पता, जैसे सबको पता ही होगा, तो आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो रणछोड़ दास जो था, ठीक है, झांझड़, आमिर खान ने जो रोल प्ले किया था, वो एक्चुअल में इसी पर्सन से इंस्पायर्ड कैरेक्टर था वो। तो वो यही है सोनम वांगचुक, बड़े महान व्यक्ति हैं लद्दाख के, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशंस किए उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये फास्ट पे चले गए, तो उन्होंने कहा कि इस एरिया को बचाना है, तो मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा था, अपील की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। 31 जनवरी को लेह के अंदर, जो कि लार्जेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला था, 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। देखो लद्दाख के जो यूनियन टेरिटरी जब बनाई गई थी ना, तो उसमें लेह और कारगिल 2 चीज़ें आती थी। तो इस 31 जनवरी से 2 सप्ताह पहले जो लेह की एपेक्स बॉडी थी और जो कारगिल का डेमोक्रेटिक अलायंस था ना, ये लद्दाख की 2 मोस्ट पावरफुल रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने एक कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की थी ना इनके स्टेटस के इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने कहा कि कमेटी का जो मैंडेट है ना बड़ा वेग सा है, और उन्होंने हमारी स्पेसिफिक डिमांड्स को तो कंसिडर किया ही नहीं है। स्टूडेंट के ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं ना, वो भी इस डिमांड को लेकर के आगे बढ़ के आए हैं। उन्होंने भी कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। अब ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम कैसे है? तो लद्दाख के जो लोग हैं वो उस रीजन के राइट नाउ जो स्टेटस है यूनियन टेरिटरी का, उससे डिससेटिस्फाइड क्यों है? तो आफ्टर ऑल जो लद्दाख था ना, वो डिमांड कर रहा था यूटी की, ठीक है, यूटी के स्टेटस की बहुत सालों से। एंड जब इसको अनाउंस किया गया 2019 के अंदर सेंटर के द्वारा, तो वहाँ पर सेलिब्रेशंस भी हो रहे थे, लेकिन 2019 के अंदर जो सेलिब्रेटरी मूड था ना, वो काफ़ी जल्दी डिमिनिश भी हो गया था। बहुत सारे लद्दाखीज को लगा कि उनकी जो रियल नीड थी ना, कि रिलेटिवली फ्री और ऑटोनमस फंक्शनिंग होगी, वो अभी भी एक मिराज की तरह, एक धोखा बना हुई है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मिराज होता है ना, जो रेगिस्तानी एरिया होता है ना, डेजर्ट जो होता है, उसके अंदर एक मिराज क्रिएट हो जाता है। मिराज का मतलब मैं कैसे बताऊँ, लाइट का एक इम्पैक्ट होता है, उससे आपको दूर की जो चीज़ होती है ना, वो बहुत नज़दीक दिखाई देती है। ऐसा भी कुछ होता है, पानी वानी के कारण और गर्म हवा के कारण ही बनता है। मैं इसको एक्सप्लेन कैसे कर पाऊँ, पर मैंने देखा तो हुआ ही है, लाइक एक धोखे वाली चीज़ बन जाती है। तो उनका कि हमारे लिए धोखा ही हो रहा है, ठीक है। हमको लगा था कि यूटी बनाने के बाद हमारी इंडिपेंडेंस आ जाएगी, बट नहीं आई वो। तो हज़ारों सालों से लद्दाख जो था एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहा है, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी लेट इंटीग्रेट किया गया था। तो उनका कि इनकी जो बहुत पुरानी इतिहास है ना लंबे समय का, वो मिटा नहीं है अभी तक, ठीक है। और ये अपने आप को जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा मानते भी नहीं है। तो लद्दाख को राइट नाउ तो न्यू दिल्ली कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। 2019 के अंदर जब बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ना कि लद्दाख को हम लोग एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे और उसकी ऑटोनॉमी देंगे, तो जो इलेक्शन हुए थे ना लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो उन्होंने कहा था कि इनको 6 शेड्यूल का स्टेटस भी प्रॉमिस किया गया था। अभी 6 शेड्यूल क्या है? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल है, ठीक है। कुछ एक 5th शेड्यूल है, ठीक है, एक हमारा 6th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल में बात की जाती है कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ की,
ठीक है, इंडिया में सारे स्टेट्स के अंदर ना शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, ठीक है। और जो 4 स्टेट्स होते हैं उनके लिए 6 शेड्यूल है हमारे पास। कौन से AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ध्यान रहे एम से मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। तो इन चारों एरियाज के अंदर जो ट्राइबल्स है ना उनके लिए होता है 6 शेड्यूल, ठीक है। ध्यान रहे 6 शेड्यूल को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ट्राइबल एरियाज, 5th शेड्यूल को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड एरियाज। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है वर्ड्स में। तो इनको बोला गया था कि आप लोगों को भी ना 6 शेड्यूल का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मोस्टली हमारे कुछ पार्ट्स में नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है। ये प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। होम मिनिस्टर हैज़ बीन रीबफलिंग द सीनियर लद्दाखी पॉलिटिशियंस, उनसे मिलते नहीं जब भी मिलने जाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा लद्दाख की सेंसिटिविटी क्या है। रीजन का ना कोल्ड डेजर्ट का इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बहुत ही रेयर से मैमल्स मिलते हैं हमें, वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, फ्लोरा काफ़ी डाइवर्स है इनका। कल्चर जो है बहुत इवॉल्व हुआ है, सेंसिटिविटी है उसके इकोसिस्टम को लेकर के, है ना। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी लोग अलाउ नहीं कर सकते। हाई एल्टीट्यूड का पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सब इनके लद्दाख की इकॉनमी को चलाने की कुछ व्हील्स हैं और ये सेंचुरी से ऐसा चलता आ रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, दे आर सिटिंग इन या फिर अपॉइंट किए गए दिल्ली के द्वारा, वो इस बात को समझ नहीं पाते, हार्डली कॉम्प्रीहेंड मतलब समझ नहीं पाते, और वो इस तरह के लैंडस्केप में काम भी नहीं करना चाहते। लद्दाख ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण दबता जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, टूरिज्म एक्सेसिव में हो चुका है। तो अब मैं भी देख रहा था कि जून के अंदर आई वाज प्लानिंग समथिंग, एक ट्रिप हमारा बन रहा था, एक कोर्स होता है, आई विल बी डूइंग सम कोर्स। जून में हम लोग लेह लद्दाख का ही प्लान कर रहे थे। फिर मैंने शाम को ये एडिटोरियल हाईलाइट किया, मुझे लगा यार ये देखो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं इनके पास टूरिज्म ज़्यादा है एंड वी आर प्लानिंग समथिंग। एक आया था आपकी जून में कोई कोर्स हो रहा था वहाँ पे जाने का, तो मैं सोचा कि मैं भी चलता हूँ चलो। तो सिंस लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है तो ज़्यादा फोकस होता है यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर के, एंड कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है माइनिंग को लेकर, टूरिज्म, हाइड्रो पावर एंड बाकी नेचुरल रिसोर्सेज में भी। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है ना, राइट नाउ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को इन्वाइट किया जा रहा है। इंडिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक नया एयरपोर्ट भी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, एंड झांसकर जो रीजन है उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लद्दाख के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लैंडस्लाइड्स को लेकर, इरोजन को लेकर, सॉलिड वेस्ट वगैरह को लेकर के, वाइल्ड लाइफ के कारण भी डिस्टर्बेंस उनको भी डिस्टर्बेंस बहुत सारा होता है। तो जब एम किया गया था कि कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाया जाएगा, उसको लेकर के मेजर सोलर प्रोजेक्ट्स सेटअप किए गए थे। 2023 के बजट के अंदर 20,000 करोड़ अलोकेट किए गए हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। तो सिंस 1995 से लद्दाख जो है ना, इसके पास एक ADHC है, ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। इनका काम ही होता है कि वहाँ पर लोकल एरिया में डेवलपमेंट करना। हालांकि एक स्टडी की गई थी कल्पवृक्ष के द्वारा 2019 में, उनसे पता चला था कि जो डिसीजन मेकिंग थी ना मोस्टली डोमिनेट की जा रही है श्रीनगर और दिल्ली के द्वारा। अभी मैंने रेड कलर के अंडरलाइन में हाईलाइट किया था, उसका कारण पता है क्या? एक्चुअल में तो ऐसी जो स्टडीज़ वगैरह होती है ना, ये नोट डाउन कर लेनी चाहिए आपको, बट इसमें कुछ था नहीं इतना इंपॉर्टेंट। तो मैंने बस ये बताने के लिए कहा था कि आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कौन सा डेटा आप यूज़ करना चाहोगे एग्जाम में, कौन सा नहीं। दिल्ली वहाँ से डिसीजन बना रहा है इस टॉपिक का, आपको कुछ खास आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई समझदार व्यक्ति होगा आप में से, ज़्यादा बुद्धि और तिकड़म लगा करके हो सकता है इसको कुछ मॉडिफाई करके यूज़ कर भी लेगा, बट ये वो टॉपिक है जिस कुछ ऐसा डेटा भी होता है जो आपको इग्नोर करना होता है, ठीक है। तो बस ये बताने के लिए मैंने आपको हाईलाइट किया था कि इस तरह के डेटा को इग्नोर करना होता है। अब हुआ ये है ना, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लद्दाख के लिए, दिल्ली के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जो हिल काउंसिल का डिसीजन होगा एग्रीकल्चर को वहाँ के फुली ऑर्गेनिक बनाने के लिए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है। कोशिश कर सकते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेज है ना, वहाँ के लोकल आइटम्स को परचेज़ करना स्टार्ट करें। तो कम्युनिटीज़ को मदद की जा सकती है, वहाँ पर कलेक्टिव राइट्स का काम कर सकते हैं, ग्रासलैंड्स को लेकर के फॉरेस्ट राइट एक्ट पे काम किया जा सकता है। टूरिज्म को कम्युनिटी के द्वारा रन किया जा सकता है तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया होता है वो इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव है। लद्दाख की जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर सकती हैं, एंड ऑलरेडी काफ़ी अमेजिंग इनिशिएटिव्स लाए गए हैं वहाँ के लिए। और फर्दर सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, फूड, एग्रीकल्चर, हेरिटेज को, एंटरप्रेन्योरशिप को। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो कुछ जो लद्दाख के खुद के लोग हैं वो इस तरह का राइट ना जो माइंडसेट उसको कंटिन्यू करेंगे तो इन सबका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से बहुत सारे पाथवेज ओपन हो जाते हैं, जो सेंसिटिव लोकल पॉपुलेशन है उनका बहुत सारी जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाती हैं, एंड इट हेल्प्स टू अवॉइड डिजास्टर्स ट्रैक दैट मैनी अदर पार्ट्स हैव ऑलरेडी ट्रेड। देश में बाकी हिस्सों में जो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं गलत, उनको अवॉइड करने का भी हमारे पास मौका होता है। तो दिस वाज अबाउट लद्दाख। ये आशीष कोठारी जी ने लिखा था, ये एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप है कल्पवृक्ष पुणे के,
वहाँ काम करते हैं, इन्हीं का डेटा था, बट मैं कहना चाह रहा था इसको मत नोट डाउन करना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वी हैव दिस एडिटोरियल शेपिंग अ मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम। तो राहुल बजाज को फाउंडर है मिशन एक्सेसिबिलिटी के एंड दिल्ली के एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, एक सीनियर एसोसिएट फेलो भी हैं डिसेबिलिटी राइट्स को लेकर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में। कार्तिक सहाने एक डिसेबिलिटी एडवोकेट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और आई स्टेम के को फाउंडर भी हैं। यहाँ पर जो डिसेबल की बात की जा रही है, जो लोग किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी होती है ना, किसी को देख नहीं पाता, कोई चल नहीं पा रहा है, किसको सुनने में कुछ तकलीफ होती है, उनके लिए हम लोग डिजिटल इकोसिस्टम को बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो उसी को लेकर के टॉपिक है। बहुत छोटा सा है एंड सिंस एडिटोरियल्स होते हैं, कोशिश ये करते हैं इनको वर्ड टू वर्ड कवर करें ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो समझ में भी आ जाए और नोट डाउन भी कर लिया जाए। अब पहली शुरुआत में काफ़ी कुछ नोट डाउन करने का है कि वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली 16% जो पूरे विश्व की जो आबादी है ना, उसमें से 16% लोग डिसेबल्ड हैं। हमारे इंडिया में सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली 2.21% जो इंडियन पॉपुलेशन है ना, वो डिसेबल्ड है और ये ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन है। ऑल राइट, इंडिया के अंदर 2.21 है और ग्लोबली 16% है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अंडर एस्टिमेशन किया गया। तो अगर इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो इसका मतलब होगा कि एटलीस्ट 192 मिलियन डिसेबल लोग हैं। हालांकि जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल, बहुत इनॉर्मस पोटेंशियल होता है कि इन लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड तक लेके आ जाए। एट द सेम टाइम उसके कारण कुछ बैरियर्स भी आ जाते हैं, है ना, डिसेबल्ड के लिए अदरवाइज। तो इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि 750 मिलियन इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में 2020 में। अगर हम अप्लाई करते हैं 16% का फिगर यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा रफली 120 मिलियन की 12 करोड़ ऐसे इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स हैं जो डिसेबिलिटीज़ को भी फेस करते हैं साथ साथ। देखो ये तरीका होता है डेटा को आपस में कैसे इंटरलिंक कर रखा है कैलकुलेशन का। तो ये कोई डिनाई फैक्ट नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आज की डेट में डिजिटल कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। हम लोग बहुत सारी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं ग्रॉसरीज ऑर्डर करने के लिए, फूड मेडिसिन के लिए, डेटिंग के लिए, सोशलाइज करने के लिए, एंटरटेनमेंट एजुकेशन के लिए, है ना। बीइंग ब्लाइंड आवरसेल्व्स, खुद अंधे होते हुए भी हम जानते हैं कि ना कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऐप्स फॉर द डिसेबल्ड फ्रेंडली। खासकर वो लोग जो शायद देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ऐसी डिसेबल्ड फ्रेंडली ऐप बनाना काफ़ी तो मुश्किल होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम का एविडेंस बेस्ड असेसमेंट करने के लिए, है ना, और कॉन्वर्सेशंस वगैरह रिफॉर्म लाने के लिए 10 जो मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐप्स होती है ना 5 सेक्टर्स के अंदर, उनके जो ऑनर वगैरह होता है उन सबको बुलाया गया था। इन सेक्टर्स को चूज़ किया गया था, कुछ ब्रॉड स्टेक होल्डर के लिए कंसल्टेशन की गई थी फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड 10 ऐप्स जिनके ऊपर ऑनलाइन ट्रैफिक ज़्यादा है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। तो इसमें वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल किया गया था, उसी गाइडलाइंस वगैरह का, जो कि अपने आप में कुछ रिकॉग्नाइज्ड पैरामीटर्स होते हैं इन ऐप्स को इवैल्यूएट करने के लिए। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वायलेशंस उन्होंने कैटेगराइज किया था जो लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन ऐप्स का वो हाई है, कुछ का मीडियम है, कुछ का लो है। तो इनकी रिपोर्ट के तहत पता चला था कि आउट ऑफ दीज 10 ऐप्स जो रैंक की गई थी लो, वाइल 5 जो थी वो मीडियम कैटेगरी में थी। तो रिपोर्ट लॉन्च हुई थी 13 जनवरी को राजेश अग्रवाल के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने इन्वाइट किया था 10 ऐप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने इवेंट में। हमें लगा था कि वी थिंक दैट इट इज़ नो मियर कोइंसिडेंस, द ओनली ऐप विच सेंट अ रिप्रेजेंटेटिव वाज द वन रैंक्ड हाई इन द इंडेक्स, दैट इज व्हाट्सएप। दिस इज अ पॉइंटर टू द नीड टू वर्क विद इंटेंशनैलिटी इन क्रिएटिंग अ डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो फिजिकल या फिर डिजिटल के लिए। हमारा जो गोल है ना लॉन्चिंग दिस रिपोर्ट एंड रेटिंग द इंडेक्स वाज इसलिए नहीं था कि इन ऐप्स को हम लोग इन्वाइट करना चाहते थे जो इनएक्सेसिबल थी, बल्कि ऐसा डिस्कशन स्टार्ट करने का था डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए, प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। देखो भाई साहब भी कहना चाह रहे राहुल बजाज कि हम लोगों ने कुछ ऐप का प्रोग्राम लॉन्च किया था उन लोगों के लिए, ताकि इनको बुलाया जाए कि भाई आप लोगों की ऐप्स हैं, हम लोगों ने उनको कैटेगराइज किया था और हम लोग फ्यूचर में ऐसी डिस्कशन करना चाहेंगे, तो आप लोग अपने अपने इन रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए। बट उन्होंने कहा कि इट इज़ नो मियर कोइंसिडेंस दैट ओनली वन ऐप, सिर्फ एक ऐप जिसने रिप्रेजेंटेटिव भेजा था वो था हाई कैटेगरी वाला व्हाट्सएप। अब इन्होंने कहा कि ये लोग ना इस रिपोर्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो पहला स्टेप है रिपोर्ट को लॉन्च करने का है प्रोसेस में, ताकि डिस्कशन वगैरह स्टार्ट हो। सेकंड फेज़ के अंदर ये लोग उन सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करना चाहेंगे उनकी डिज़ाइन प्रैक्टिसेस के ऊपर, ताकि उनकी ऐप्स को इम्प्रूव कर सकें, है ना,
स्टेक होल्डर्स को और फर्दर एजुकेट कर सकते हो। देख लो टॉपिक बहुत ईजी सा है, इसमें कुछ खास नहीं है, डीप नहीं है, बट उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड करंटली ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी टेस्ट के लिए भी, उसको मैनुअल टेस्टिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का प्रोसेस है उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। फीडबैक ले सकते हैं यूजर्स से जिनके पास ऑलरेडी डिसेबल्ड लोग हैं उनसे। एंड जो इस प्रोजेक्ट का कोर होने वाला है वो होगा जो ज़्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम होता है ना, उसमें कन्विक्शन लाया जाए। एवरीथिंग डिजिटल मस्ट बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो ये मिस्टर अग्रवाल ने अपने की नोट में बात की थी। एंड इंडिया को अगर ट्रूली एक्सेसिबल होना है सभी लोगों के लिए जो डिसेबल्ड है, तो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, कोर्ट, सबको इस पर मिलकर काम करना पड़ेगा। तो छोटा सा टॉपिक था एंड कुछ डेटा आप यहाँ से चाहो तो ले सकते हो, ऑलराइट, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। पहले इनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, फिर इनको एजुकेट करना पड़ेगा डिज़ाइन वगैरह को लेकर के। तो स्मॉल एंड स्वीट टॉपिक, पर ये ज़रूरी है। एक्चुअल में हम लोगों को ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंसिडरिंग आप सब फ्यूचर में बनने वाले IAS, IPS, IFS हो, आप इस तरह के टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता रहे कि इन पे काम करना है आपको भविष्य में। स्टार्ट करते हैं हमारा एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। 2017 के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स। यंग पीपल नॉट जॉइनिंग एक्टिव पॉलिटिक्स। कह रहे हैं सजेस्ट करो कुछ स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना हमारे सिलेबस के अंदर जो एटीट्यूड वाला सेक्शन है ना, वहाँ से लिया गया है। तो आपके सिलेबस में जो एथिक्स के पॉइंट्स गिवन है ना, उसमें ये एटीट्यूड गिवन है, वहाँ से ही आया है। पॉलिटिक्स इज ऑफन मेयर्ड with negatives like corruption, nepotism, and following any means to achieve the desired ends. Politics without principle is one of the 7 sins as postulated by Gandhi ji is practiced. अब क्या हम लोगों ने 7 sins वाला टॉपिक कवर नहीं किया प्रीवियसली? पूरा क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने किया था। तो देखो जिसने प्रीवियस ईयर का वो किया होता है उसको पता होता है कि वहाँ से एक पॉइंट उठा करके यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आया ही वहीं से है, ये यंगस्टर वाला पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वाला। Hence, there is a perception that ethics and politics do not go hand in hand and is keeping young people with ethical conduct away from the active politics. तो ठीक है, उन्हें हमसे पूछें स्टेप्स बताओ मोटिवेट करने के लिए। तो स्टेप्स टू मोटिवेट द यंगस्टर्स वुड बी, ध्यान रहे सब हेड टाइटल्स को ना ऐसे बॉक्स में लिखो, कैपिटल में लिखो, और कोशिश करो जो एग्जामिनर ने जो पॉइंट लिखा था ना, स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड, उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। उससे क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी बनी रहती है कंटेंट की, एग्जामिनर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। वी कैन मोटिवेट पीपल बाय एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। दिस कैन बी डन बाय कोटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनेस्ट एथिकल पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स लाइक गांधी जी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको अब लिखने के बाद याद आया, अगर हम लोगों ने एक बार गांधी जी का इस्तेमाल कर लिया ना, यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर दिया, तो कोशिश करो कि गांधी जी ना लिखकर यहाँ पर हम लोग APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लिख सकते थे। ठीक है, अब मुझे ये लिखने के बाद याद आया कि गांधी जी को 2 बार क्यों लिखना है। पॉलिटिशियन और लीडर तो कलाम साहब भी थे, उनका भी नाम लिख सकते थे ना। तो ये आप अपने लिए रेक्टिफाई कर लेना। सेकेंड, वी कैन यूज इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएजन टू द राइट इफेक्ट। थर्ड, वी कैन टेल देम country really wants them to be in the position of change makers, inspired by lessons of human values like Vivekanand ji. यहाँ पर भी जी लगा दो, विवेकानंद जी। Motivate using the politics as medium to serve mankind, which is equated with serving God. उन्हें बताओ कि जो तुम काम कर रहे हो, राजनीति में आकर तुम समाज का कल्याण कर रहे हो, एक्चुअल में इट्स एग्जैक्टली लाइक जैसे यू आर सर्विंग द गॉड। देन वी कैन यूज डिलार्ड्स फियर थ्योरी by establishing negatives of situation in which unethical continue to rule, कि अनैतिकता कैसे राज करती रहती है ना, उसके क्या कुछ प्रभाव हो सकते हैं। तो डिलार्ड की एक थ्योरी थी फियर को लेकर के, कि आप लोग नेगेटिव्स बता करके, तो व्यक्ति को जब पता चलता है ना, जैसे डॉक्टर बोलता है कि भाई अगर तूने अपनी सिगरेट नहीं छोड़ी ना तो अगले 6 महीने में तेरी डेथ हो जाएगी, तो वो यही वो डिलार्ड्स की फियर थ्योरी, आप डर के तहत उनसे कोई सही काम करा सकते हो। तो ये याद रखना, डिलार्ड्स फियर थ्योरी, ये एग्जाम में दोबारा भी यूज़ कर सकते हो आप GS4 में। तो रिसेंटली एग्जाम्पल उसने पूछा तो नहीं था, पर दे सकते हैं एग्जाम्पल। रिसेंटली वी सॉ राइज इन द यंगस्टर जॉइनिंग पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। तो पीपल विद एथिकल कंडक्ट जॉइनिंग पॉलिटिक्स, इफ येस दैट मीन्स दे एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज एंड देयर इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इफ नो, then politics without ethics continues and further weaken the fabric of society. Hence, various ethical means can be used to meet the desired end. Simple question, simple answer. ध्यान रखना एग्जाम्पल विवेकानंद जी, डिलर्ड,
गांधी जी, है ना, प्रिंसिपल विदाउट पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, PWP लिख सकते हो, और 7 सिंस वगैरह ये ज़रूरी होते हैं। और हर बार क्वेश्चन में ना आइडिया लगाने की कोशिश करो इस सिलेबस के कौन से पॉइंट से पूछा गया है। 753 का जो मैं बार बार रूल बताता हूँ, कोई नया अगर सुन रहा है तो पिछली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा 753 क्या होता है, 653 क्या होता है। ये ज़रूरी होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे, ठीक है। उसमें देखो हम लोगों ने 3 लोगों को कोट किया, गांधी जी को, विवेकानंद जी को, डिलर्ड को। इनका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, फ्लो चार्ट बनाना कितना ज़रूरी होता है, इन सबसे वैल्यू बढ़ जाती है आपके आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है, वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये ए पार्ट है, बी पार्ट अभी नहीं करना, बी हमारा सेकंड में आएगा। तो पहले हमको फर्स्ट वाला ही करना है। इसमें इंटीग्रिटी को लेकर के बात की गई थी। सिलेबस में आपका जो पॉइंट है ना, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, वहाँ से ये लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में इंटीग्रिटी की बात की जा रही है। तो इंटीग्रिटी देखो, ऐसी जो डेफिनेशन आती है ना, उस कीवर्ड को बॉक्स में डाल दो। मेक श्योर कि कुछ भी करके एग्जामिनर की ना अटेंशन इधर उधर जानी नहीं चाहिए। इंटीग्रिटी इट इज वैलिडेशन ऑफ ऑनेस्टी। So honesty without integrity is possible, but not the opposite one. Example, Yudhishthir was honest, but he lacked integrity when he told Dronacharya about the death of Ashwatthama. तो अगर किसी को नहीं पता हो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा, तो द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे। जो कुरु वंश था उसमें पांडवों के कौरवों के गुरु थे, और इनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। तो युद्ध के टाइम पर कृष्ण ने एक चाल चली थी, भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि अगर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को बोल देगा ना कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है, तो द्रोणाचार्य अपने हथियार गिरा देंगे डर के मारे, घबराहट के मारे, दुख में। और जब अपने हथियार गिरा देंगे तो अर्जुन उनको तीर से मार सकता है। अर्जुन नहीं, उसका द्रौपदी का भाई द्रुपद का बेटा उनको मार देगा। अब ये करने के लिए उनको युधिष्ठिर को बोला, वो बोले कि द्रोणाचार्य विश्वास कैसे करेंगे उन झूठ का। तो उनका अगर युधिष्ठिर बोलेगा तो, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, तो बोले कि युधिष्ठिर जब झूठ बोलता नहीं तो कैसे बोलेगा। तो कृष्ण ने क्या कहा, उसने कहा कि एक हाथी है, उसका नाम अश्वत्थामा है, वो मर जाएगा तब तक कुछ ना कुछ कारण से, और उसको लेकर के युधिष्ठिर बोल सकता है कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य सुनेगा, ठीक है, उसको लगेगा कि उसका बेटा मर गया है। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने एक खेल खेला था। यही कहना चाह रहे कि युधिष्ठिर जो थे ना, ऑनेस्ट तो थे लेकिन इंटीग्रिटी नहीं थी उनके अंदर। इंटीग्रिटी क्या होती है, वैलिडेट करती है हमारी ऑनेस्टी को। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, युधिष्ठिर वॉज ऑनेस्ट बट कॉम्प्रोमाइज ऑन इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है यहाँ पर पुटिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक सर्विस अबव योर ओन इंटरेस्ट, फुलफिलिंग द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबली, मेक श्योर पब्लिक मनी इज यूज्ड एफिशिएंटली, set high standards of behavior and stick to them even in the difficult situations. So these traits, they are depicted by many in the real life. Hence integrity means not to be compromised in difficult situations or by the vested interest. आगे वो कह रहा है explain करो with reference of a real life example. Real life example हमारे पास है, सचिन तेंदुलकर जी हैं. He brought integrity in the practice on cricket field many times by walking off when he knew he has edged the ball, when even if the umpire gave him not out. तो सबको पता है सचिन वॉज ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग। एम्पायर बोलता था नॉट आउट, वो कहता भाई आउट है, मेरा बैट है, मेरे हाथ में बॉल लगी है, और उसने कैच कर ली है। तो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद दिस, इसलिए बहुत पॉपुलर भी होते हैं। सचिन के काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। सो नो मैटर वॉट द गेम सिचुएशन, ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज एंड पास द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इन द पर्टिकुलर रिस्पेक्ट. Compromise on the ethical or the legal front leads to action isn't upright, leads to integrity violated. Hence, one of the tests of integrity is not getting compromised. ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको एग्जाम में लिखते लिखते फिर आगे समझ में आती है। ऑफिस में भी आप अपने ऑफिस बिहेवियर में, लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इन सब चीज़ों को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हो, तो आपके सामने मौके आएंगे जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने के। मत करना, ये एग्जाम्पल याद रखना। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज़ ही हैड। इंटीग्रिटी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कह रहे ना। नो मैटर व्हाट द गेम सिचुएशन, चाहे गेम हार रहे हो, चाहे जीत रहे हो, चाहे वर्ल्ड कप चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वो इंसान अपनी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। और यही चीज़ें सीखने की होती हैं एक्चुअल में, तभी लोग महानता की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, महाभारत में कहते हैं ना श्री कृष्ण भगवान कि श्रेष्ठ मत बनो, बात उत्तम बनो। ठीक है, तुम्हें दुनिया में सबसे बेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बिकम गुड। उत्तम बनते बनते, भूलते भटकते तुम एक दिन श्रेष्ठ भी बन जाओगे। तो यही सचिन के साथ हुआ है। वो उत्तम बन रहा था, भूलते भटकते भटकते लास्ट में आते थे वो सबसे श्रेष्ठ भी बन गया। ठीक है, अब मैंने तुम्हें महाभारत का एग्जाम्पल भी दे दिया है, याद रहे तो एग्जाम में लिख देना श्रेष्ठ और उत्तम वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
मेक्स द कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सूटेबल। इस सिचुएशन को एनालाइज करो। सिंपल दे दिए CSR को लेकर के, उसके कारण कंपनीज को फायदा होता है और कंपनी सस्टेनेबल हो जाती है। ठीक है जी, देखते हैं कैसे। अब हमारे एग्जाम एथिक्स का जो सिलेबस है उसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का जो टॉपिक है ना, वहाँ से ही बनता है CSR वाला। CSR क्या होता है? एक बिजनेस अप्रोच है जो कि कंट्रीब्यूट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बाय डिलीवरिंग सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल। सेक्शन 135 है एंड शेड्यूल 7 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो इम्प्लीमेंट करता है CSR को। देखो CSR का बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से एक्ट वगैरह में है, कैसे काम करता है। तो इन शॉर्ट टर्म CSR वुड मेक कंपनीज लेस प्रॉफिटेबल। उसने कहा ना एनालाइज करने को, तो हम दोनों एनालाइज करेंगे, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है 2% ऑफ द 3-year एवरेज प्रॉफिट। इट माइट नेगेटिवली अफेक्ट देयर सस्टेनेबिलिटी एज दे आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन डोमेन्स दैट मेनली कम अंडर गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। ये गवर्नमेंट के काम करने की चीज़ें ना, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उसमें कंपनीज को फोर्स किया जा रहा है कि तुम इसके अंदर पैसा लगाओ, अपने 3 साल का जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट था उसका 2% तुम इसमें लगाओ, इसलिए। बट उसने कहा कि वो प्रॉफिटेबल भी सस्टेनेबल भी है। तो हम कह रहे हैं कि CSR प्रॉफिटेबल है लॉन्ग टर्म में। कैसे? वो ब्रांड को बिल्ड करेगा, है ना, अमंग द सिटीजन्स, इंक्रीज करेगा कस्टमर बेस, जो इंक्रीज करेगा सेल्स, और फिर नेट रिवेन्यूज इंक्रीज होंगे। इन्वेस्ट करना एजुकेशन में, उसके कारण कंपनीज को बाद में बेटर इक्विप्ड एंट्री लेवल वर्कर्स मिल जाते हैं। CSR फोकस करता है कम्युनिटेरियनिज्म पे, यूटिलिटेरियनिज्म पे और स्टीवर्डशिप के ऊपर। जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, इन सोसाइटीज ग्रोथ लाइज इन देयर ग्रोथ। CSR leads to strengthening of ethical framework within the organization, which boost its long-term growth and sustenance. तो CSR से शॉर्ट टर्म पेन है बट लॉन्ग टर्म गेन भी होता है, होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, एंड इट इज ऑल्सो इन लाइन विद द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। सो इवन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा सेज एज यू सो यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे। हेंस CSR इज फॉर यूटिलिटेरियन गुड। बस सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, खत्म करो। अब CSR को आप लोग यहाँ से याद कर लोगे तो आगे जो भी कुछ और भी अगर एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे आपके बाद में फ्यूचर में 2023 तक, तो आप वहाँ लिख सकते हो CSR के बारे में। अब ये याद रखना, 2% होता है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 13, इसमें कौन सा सेक्शन है? 135 है, इसमें 135 ही है ना, हाँ 135 में आती है। छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनाते चलो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में नुकसान करती है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करती है, शॉर्ट टर्म में नुकसान करती है। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा इसके साथ ऐड कर दो, कम्युनिटेरियनिज्म ऐड कर दो, यूटिलिटेरिज्म हो गया, स्टीवर्डशिप, बस हो गया आंसर रेडी। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का A, 5 का B, 6 का A और 6 का B। ये 4 क्वेश्चन हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।